बच्चों, आज मेरे साथ दिनेश मेहतवानी हैं जिन्होंने सीएमए फाइनल जून 24 के अंदर 41 रैंक सिक्योर की है। और दिनेश ने सीएमए इंटर दिसंबर 22 में 29 रैंक सिक्योर की थी। दिनेश, सबसे पहले बताओ कि कैसा लग रहा है आपको रैंक सिक्योर करके? सर, ऑब्वियसली बहुत स्पेशल फीलिंग होती है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज सीएमए बन गए, तो बहुत ही खुशी का मौका है सर। बच्चों, मैं एक बार दिनेश से आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताऊं, सचिन अजमेरा क्लासेस जिन्होंने अगेन लगातार छठी बार जून 24 में 9 AIR सिक्योर की है। और पिछले 5 साल के टेन्योर में दिसंबर 19 से हमने सीएमए पढ़ाना स्टार्ट किया था। और पिछले 5 साल के टेन्योर में सचिन इंटर क्लासेस जो जयपुर में सिचुएटेड है, टोटल 64 AIR सिक्योर कर चुके हैं। दिनेश मेथवानी जिन्होंने इंटर में भी यहीं से क्लासेस दी थी और फाइनल में भी यहीं से क्लासेस दी है। तो दिनेश, आपने सचिन इंटर क्लासेस जब इंटर में ज्वाइन किया था तो आपको कैसे पता चला था इस इंस्टीट्यूट के बारे में? सर, एक्चुअली मैं मानसरोवर में रहता हूँ, तो वहाँ पर मेरे किसी दोस्त ने आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट सजेस्ट किया था। देन मैंने सोचा कि नहीं, मैं वहाँ इतना दूर कैसे पढ़ पाऊँगा। फिर उसने प्रेशर डाला कि नहीं, बहुत जयपुर में सबसे बेस्ट क्लासेस है, तो वहाँ पे आप जाना चाहिए एक बार। तो तभी मैं यहाँ पर आया था और आते ही एनवायरनमेंट देख के बस। मतलब तुमने जैसे फाउंडेशन से सीएमए में आए हैं, आपको फाउंडेशन शायद सचिन इंटर क्लासेस से किया कहीं और किया? फाउंडेशन मैंने किसी अदर टीचर्स की थी, अच्छा। बट इंटर में वहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, बिकॉज इंटर में हमें और डेडिकेशन से पढ़ना होता है, तो बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी। अच्छा, चलो दिनेश, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपने जैसे इंटर में भी रैंक सिक्योर की और फाइनल में भी आपने रैंक सिक्योर की, तो इसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी थी आपकी, या मतलब जस्ट या आपका टारगेट था कि मुझे रैंक लानी ही लानी है, या सब ऐसे ही हो गया? मतलब क्या? सर, मैंने तो मतलब सपने में भी नहीं सोचा था एक्चुअली कि रैंक सिक्योर करूँगा, बट वही जो सर ने गाइडेंस दी उसी को डेली रूटीन में लाके और डेली प्रैक्टिस करके ही हुआ है। और बस ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि प्रॉपर रैंक के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, बट सिंपल स्टडी की थी और कुछ नहीं। तो जैसे अभी सीएमए फाइनल की अगर हम बात करते हैं, तो सीएमए फाइनल में मुझे ध्यान है कि तुम्हारा जून के अंदर तुम्हारा एग्जाम से पहले अपन ने दिसंबर एंड तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया था। जी सर। तो एक बच्चा जिसका दिसंबर में या जनवरी में कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद सब पता है कि बच्चे को ही करना होता है, मतलब अब इंस्टीट्यूट की नॉट आउट टेस्ट सीरीज चलती है, सब बातें होती है, लेकिन अल्टीमेटली करना बच्चे को होता है। तो बच्चे के पास जब एकदम से 4 महीने का लोड आता तो उसको समझ में नहीं आता क्या कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि कोचिंग में जब वो जाता है तब तो वही सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक क्लासेस होती है, रूटीन होता है। लेकिन मैंने अक्सर जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो उनको लगता है कि यार हम मतलब कैसे करें, मतलब हम 8 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, तो मतलब कितना घंटे अपन को पढ़ना जरूरी है, क्या मतलब, और कितने रिवीजन होना जरूरी है, मतलब क्या रहता था तुम्हारा से? सर, हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि हमारा दिसंबर लास्ट तक हमारा कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, और साथ ही साथ हमारा फर्स्ट डिवीजन भी स्टार्ट हो चुका था, टेस्ट सीरीज़ वाला जो सचिन अजमेरा सर ने प्रोवाइड किया था। देन उसके बाद जब कोचिंग से हम घर जाते हैं तो हमें बिल्कुल वो कंटिन्यूटी नहीं रहती पढ़ाई में, थोड़ा सा अकेलापन सा महसूस ज़रूर होता है कि हमारे साथ में दोस्त रहते हैं, सर रहते थे, और फिर हमें गाइडेंस मिल जाती थी कि डेली में हमें इस रूटीन पे पढ़ना है। बट जब खुद पर आती है तो थोड़ा बहुत टफ रहता है। स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट नहीं हो पा रहा था, 8-10 घंटे नहीं हो पा रहे थे, बट फिर धीरे धीरे उस शेड्यूल में आ गए। कुछ लास्ट में, मतलब लास्ट के 3-4 महीने, मतलब आप कितना घंटे पढ़ते थे? लास्ट के 3-4 जो महीने बचे थे उसमें ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे डेली स्टडी की जाती थी। 8 से 10 घंटे, और लास्ट में तो बिल्कुल 12-13 घंटे होते लास्ट में जब एग्जाम के बिल्कुल 10-20 दिन ही रह गए थे तो पता ही नहीं रहता था कब सोना है क्या है, बस जितना हो रहा है आज के दिन में जितना मेरे से हो सकता है उतना करके फिर ही सोता था। दिनेश, मैंने जैसे अक्सर नोट किया है कि जैसे अपना कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बच्चे मतलब एक तो टेस्ट सीरीज को बहुत अवॉइड करते हैं। और मैंने को पता है कि तुम इंटर में भी चाहे और कोई बच्चा टेस्ट दे या ना दे, तुम लास्ट तक टेस्ट देते थे, और तुमने फाइनल में भी वही किया है। तो क्या तुम समझते हो कि टेस्ट सीरीज की कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज हमारा बिल्कुल एग्जामिनेशन होता है बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, और टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है हमारे लेवल को चेक करने के लिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
तो जैसा कि इंटर में और फाइनल में मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि हर टेस्ट देना है, अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है। अगर कोई शेड्यूल आपने दिया है तो उसमें जितनी मेरी प्रिपरेशन हो पा रही है, अपने आप को चेक करना है कि मैं इतनी प्रिपरेशन में कैसे स्टैंड कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हारे हिसाब से टेस्ट देना चाहिए? बिल्कुल मैंडेटरी। तो मेरे हिसाब से बच्चों टेस्ट देने से जो बेनिफिट होता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपको पता चलता है कि एग्जाम में हमें 100 मार्क्स का पेपर कितना टाइम में हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जनरली बच्चों का पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है एक्यूरेसी लेवल और प्रेजेंटेशन। आपको कोई चीज़ आती है क्योंकि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया, आपने क्वेश्चन किया, उसका आंसर टिक किया, क्वेश्चन किया, उसका आंसर टिक किया। लेकिन जब आप वहाँ लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं उसको टेबल कैसे बनाऊँ, कॉलम कैसे बनाऊँ, कैसे लिखूँ, और फिर वहाँ पे कटिंग होती है। तो मेरे हिसाब से उस पर आपका पूरा कंट्रोल आ गया होगा टेस्ट देने जी से। बिल्कुल सर, टेस्ट देने से वही, जैसे क्वेश्चन जो सर ने हमें क्लास में कराया वो देख के उस टाइम पर ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे आ गया, बट एक्चुअल में जब हम खुद से करते हैं तो काफ़ी मिस्टेक्स होती है। हाँ, वो तभी कवर होती है जब हम उसको टेस्ट में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, वो पता पड़ता है। बच्चे कई बार ऐसे सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमने है ना क्लास में किया हुआ है, सर ने यही टेस्ट के अंदर पूछा है, तो ये तो मुझे आता है, तो मैं नहीं करूँगा। तो क्या ऐसा हो जाता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, क्लास में अगर हमें अच्छे से आ भी गया समझ, लेकिन जब तक मैं खुद से हाथ से एक बार प्रैक्टिस नहीं करता तो एक्यूरेसी नहीं आती। अच्छा, तो अब अपन वन बाई वन एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते जी हैं। सर। फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहले अपन ने लिया लॉ। तुम्हारी एक लॉ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हर बच्चे को डर लगता है, तो तुम्हारी लॉ के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी थी? तुम्हारा पेपर कैसा हुआ लॉ का? सर मेरा सबसे बेस्ट पेपर लॉ का ही हुआ है, और उसमें कोई ऐसी कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं थी, बट जो मैम ने या हमें पढ़ाया था उसको बार बार रिवाइज किया और कंटिन्यू टेस्ट दिए, जिससे हर सब्जेक्ट जो हर अपने चैप्टर्स थे उसके टेस्ट देने के बाद हर चैप्टर में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और एट दी एंड हमें वही बहुत हेल्प किया अच्छा, एग्जाम। आपने लॉ सब्जेक्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी या केवल मॉड्यूल या मैम के नोट्स? एक एक्स्ट्रा बुक प्रेफर की थी जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा प्रेफर किए थे। हमें पता पड़ता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस लिए मैंने मतलब आपने मॉड्यूल और एक बुक रेफर की। बिल्कुल। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है तुम्हारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में मतलब क्या रहा, तुमने क्या तैयारी तुम्हारी रहती थी, और फिर एग्जाम के दिन किस तरह से, मतलब कोई डिफरेंस वगैरह? कॉस्टिंग में सर वही था कि क्लास में ही पूरा सिलेबस कवर हो चुका था, सर ने अच्छे से कराया था, प्लस हमारे एंड पे जो बचा था वो था प्रैक्टिस। तो जो 5 महीने हमें लास्ट में मिले थे उसमें हमने काफ़ी प्रैक्टिस की, टेस्ट के लिए भी प्रैक्टिस की, और खुद से भी जो टॉपिक्स में डाउट था उसको हमने खुद से या सर से डाउट पूछे, वैसे हमने कवर किया। तो जैसे मैं लॉ और कॉस्टिंग की बात करता हूँ, तुम्हारे पास लास्ट 3 मंथ बचे हुए हैं, तो कॉस्टिंग और लॉ मतलब सेल्फ स्टडी करके आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं अगर डेली आप 6 आवर्स पढ़ते हैं? फुल कोर्स की बात करें सर, फुल कोर्स तो फुल कोर्स सर जैसे मतलब जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्लासेस ओवर हो गई, क्लास के टाइम जो टेस्ट होते थे वो हो गए, अब कॉस्टिंग और लॉ में एक बच्चे को कितना टाइम लगता है कि हो जाना चाहिए? अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कि हमें लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2 हफ्ते में मानता हूँ, 2 वीक्स। मतलब कॉस्टिंग हो जाती है और लॉ हो जाती है अगर आप 6 आवर डेली बेसिस पे देते हैं। बिल्कुल। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि यार ये नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जैसे मेरे पास अभी भी एग्जाम जब दिसंबर में बच्चे दे रहे हैं तो डेली बेसिस पे कॉल आते हैं, सर आपने हमको इतना बड़ा टारगेट दे दिया, ये कैसे होगा? तो ये एक जनरल मेंटलिटी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, हो जाता है, सब नहीं होता है? 90% तक हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम 100 करके बैठ जाएंगे, बट 90% तक भी होता है, उसमें तो बहुत बेटर है, क्योंकि नेक्स्ट में हमें वो 90% काफ़ी हेल्प करेगा कि हमारा वो टाइम बचेगा। अच्छा, तो पूरा 100 नहीं भी हो तो चलेगा, बट एटलीस्ट 90% आपका हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स और एक एफएम, जनरली एफएम और डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट ग्रुप में ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी इनमें घुमाव भी आ जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स में तुम्हारी ये मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी कि, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में कुछ लिमिटेड चैप्टर्स है जो आते हैं, बट जैसा कि क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में खुद पढ़ाता हूँ तो मैं नॉट ओनली मॉड्यूल में पूरा एक तरीके से सीए का पूरा कोर्स करवा देता हूँ, मतलब करते तुम सीए में मैं पूरा सीए का पूरा पढ़ा देता हूँ। तो क्या वो तुम्हें बेनिफिट रहा उसके लिए या नहीं रहा? मतलब बिल्कुल सर, इस जो अभी फाइनल का अटेम्प्ट हुआ था उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस थे और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और काफ़ी मॉड्यूल के बीच में से एमसीक्यूज उठ के आ गए थे। वो तभी हो सकते हैं जब आपने डीप स्टडी किया, और सिर्फ मॉड्यूल काफ़ी नहीं है, मैं कहना चाहूँगा मॉड्यूल काफ़ी नहीं है, मॉड्यूल में काफ़ी चीज़ें नहीं है, तो जो अदर बुक सर ने रेफ़र की थी वो काफ़ी हेल्प की, और उनके जो क्वेश्चंस थे सीए के लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी हेल्प की सर।
अच्छा, एफएम में जनरली बच्चों का पेपर बिगड़ जाता है। मेरे को ध्यान है क्लास में नो डाउट तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, लेकिन एफएम में ऐसा क्या होता है कि बच्चों का पेपर, मतलब तुम्हारा भी शायद मेरी बात हुई थी तो जी बिगड़ा सर, था, जी सर। मतलब क्या हो जाता है बेसिकली एफएम में? और सुनने भी आया कि मॉड्यूल में से पेपर आया, फिर भी क्यों बिगड़ता है बच्चों का? सर वो क्या है, सुना हुआ होता है कि एफएम का हार्ड ही आता है, तो एक पहले से मेंटेलिटी बन जाती है कि एफएम का तो टफ ही आएगा। और एक्चुअल में क्या हुआ कि जब पेपर देखा, जो 15 मिनट स्टार्टिंग के मिलते हैं, उसमें लगा कि हाँ कर लूँगा, इतना है कि मॉड्यूल से है, कुछ थोड़ा बहुत स्लाइड चेंजेस थे बट मैं कर लूँगा। बट जब फर्स्ट क्वेश्चन उठाया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद एक लाइन पढ़ी तो फिर ऐसा लगा कि ये तो गलत हो गया। तो पैनिक सिचुएशन में आ गए कि अब टाइम भी काफ़ी चला गया और क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो वो एफएम में मेरा काफ़ी पैनिक हो गया था, बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम निकला और मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और अटेम्प्ट करने का ट्राई किया। अच्छा, मतलब आपको पेपर पूरा आपका अटेंड हो गया था? पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, बट 60-70% ही अटेम्प्ट हुआ था मेरा एफएम का, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम चला गया था एक ही बच्चों, मैं क्वेश्चन में। दिनेश का बताऊंगा कि जब इसने पेपर दिए तो 3 पेपर इसके, मतलब इसने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, बट एफएम के अंदर थोड़ा इसका पेपर, एसएफएम में ज़्यादा पेपर इसका बिगड़ा, और ये शायद 70 मार्क्स या 75 मार्क्स का अटेंड कर रहा है, 68 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। और ये काफ़ी मतलब अपसेट था। कई बार बच्चे जब ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है तो ऐसा सोचते हैं कि मुझे अब नेक्स्ट पेपर देना ही नहीं है, 68 मार्क्स का पेपर होगा तो मैं कैसे पास हो पाऊंगा। इसको मैंने समझाया, क्योंकि मैंने जब खुद ने सीए का पेपर दिया था 2004 में, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। अपना मैटर ये नहीं करता कि मैंने कितने मार्क्स का पेपर अटेंड किया है, मैटर ये करता है कि मैंने कितनी एक्यूरेसी के साथ वो काम किया है। और अगर बाई चांस हर क्वेश्चन में कोई पॉइंट वाइज मिस्टेक हो भी जाती है तो स्टेप मार्किंग होती है। बच्चा क्या सोचता है, 8 नंबर का मेरा क्वेश्चन था, उसमें मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, अब मेरे 0 नंबर आएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है। तो मेरी पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप कभी भी, मतलब चाहे पेपर अच्छा हो या बुरा हो, आपको नेक्स्ट पेपर पे उसका इम्पैक्ट नहीं आने देना है। क्यों, सही कह रहा हूँ जी नहीं? सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने 68 का अटेम्प्ट किया और मेरे 52 मार्क्स आ गए उसमें से, हाँ। ड्यू टू एक्यूरेसी। और जिसमें डर था वो हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सेकंड ग्रुप में तुम्हारा मतलब जो कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट या टफ पेपर, मतलब कौन कौन से चारों सब्जेक्ट में कौन सा आता है? सेकंड ग्रुप में एक जीएसटी और सीएफआर काफ़ी लेंथी है। और जीएसटी दिखता है कि इंटर में भी सेम था और फाइनल में भी सेम है, बट काफ़ी टेक्निकल होता जाता है, क्वेश्चंस काफ़ी बड़े होते जाते हैं। और यही हुआ हमारे साथ भी कि जीएसटी में कई क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो हमने किए हुए थे, बट कुछ स्लाइटली चेंजेस हो गए, तो उसकी वजह से प्रोविजन बदल जाता है। तो उसी कारण जीएसटी का थोड़ा मेरा सही नहीं गया था। बाकी सीएफआर का सर ने जो पढ़ाया था 90% 80% सर का आया था और काफ़ी अच्छा हुआ था। अच्छा, जीएसटी में तुमने बोला कि यार इंटर का है सेम होता है, इस बच्चे इस गलतफहमी में बहुत रहता है, हालांकि मैं बहुत समझाता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। और जीएसटी में हमेशा ऐसा होता है कि बच्चा सोचता है कि इंटर का है तो वो उसको टेक इट इजी ले जाता है और मॉड्यूल के क्वेश्चन भी नहीं करता है। तो जितना दिनेश तुम्हारे लिए, मतलब सबसे क्या कहना चाहोगे जीएसटी के लिए, मॉड्यूल देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, मतलब क्या, मतलब? जीएसटी में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मॉड्यूल तो रखनी है। बाकी जो सर सीए की बुक प्रेफर करते हैं, हमने 2 बुक प्रेफर की थी जीएसटी के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। उसके जो ट्रिकी क्वेश्चन थे हमने पहले ही सॉल्व कर रखे थे, बट पेपर में ऐसा हुआ कि मॉड्यूल में इन डेप्थ क्वेश्चंस आ गए, तो मॉड्यूल इतना अच्छे से कवर नहीं हो पाया था। हुआ था बट इतना अच्छे से हमने रिवाइज नहीं किया या फिर कुछ भी, तो उस कारण से थोड़ा पेपर बिगड़ा। मॉड्यूल बच्चों आपको जरूर देखना चाहिए कि ये मस्ट है, मतलब मॉड्यूल बिल्कुल मस्त। एसपीएम बीवी एंड कॉस्ट ऑडिट। तो जनरली जब बच्चा कॉस्ट ऑडिट पढ़ता है तो उसमें मैनेजमेंट ऑडिट थोड़ी थ्योरी आ जाती है, तो बच्चों की मेंटलिटी होती है थ्योरी है, समझ में नहीं आ रही है। तो तुम क्या कहोगे, मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में? टाइम कंज्यूमिंग है, स्कोरिंग है या नहीं है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे? सर पहले तो बताना चाहूँगा कि जो SPMBV और कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, वो शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि नहीं काफ़ी बड़ा है, बट जब रिवीजन की बारी आती है तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है जो शॉर्ट हो जाती है। काफ़ी सेम चीज़ें हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, तो जिससे हो जाता है कि हाँ कवर हो जाएगा। और मैनेजमेंट ऑडिट में कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ऑडिट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, बट जैसे जैसे हम खुद से उस चीज़ को समझ के लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सेम टू सेम लिखें। खुद और से भी ये अगर मतलब अगर आठों सब्जेक्ट में हम ये कहेगी सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग, जो मतलब जल्दी से हो जाता है, 7 दिन में हो जाता है, ऐसे कौन से वो सब्जेक्ट? यही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट और SPMBV, ये बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं रिवीजन के टाइम, और जब 2 रिवीजन 3 रिवीजन हो जाएंगे तो ये काफ़ी जल्दी हो जाता है।
और फाइनल के अंदर ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है, जैसे मान लो तुम 4 महीने पहले पढ़ रहे हो, लास्ट के 2 महीने तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं ये भूल गया, मैं ये भूल गया, तो आपको ऐसा कौन सा लगता है मतलब? सर ऐसा डीटी, ऑब्वियसली डीटी में काफ़ी प्रोविजंस है तो वो हमेशा रिवाइज करने होते हैं और लगता है कि भूल गए। और एक एस एफ एम काफ़ी टेक्निकल है तो उसको किस अप्रोच से सॉल्व करना है, वो अप्रोच काफ़ी बार होता है कि हम भूल गए किस अप्रोच से। और एक जो सेकंड ग्रुप है CFR है, वो भी काफ़ी लेंथी है, ट्रिकी इतना नहीं है बट लेंथी होने के कारण पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा, भूल जाते हैं। तो ओवरऑल मतलब तुम जो अभी बच्चे एग्जाम देने चाह रहे हैं या जो बच्चे नहीं हो पाए, तो उसके लिए कोई तुम स्पेशल कहोगे कि इस सब्जेक्ट में ये ध्यान देना जरूरी है या ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए रिटेंशन के लिए? तो सबसे पहले तो यही, जो अगर कोई रहा है तो ऑब्वियसली उसने पढ़ाई की होगी, कोचिंग की होगी या कैसे भी किया होगा, तो वो जो मटेरियल है उसी को रिवाइज करना। नई चीज़ों में हो सकता है आपका टाइम ही वेस्ट हो, क्योंकि जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने से वो एटलीस्ट मजबूत हो जाता है। और मैंने भी वही किया लास्ट टाइम में, जो पढ़ा था उस पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी हेल्प मिली। अच्छा, तो दिनेश अब आगे तुम्हारा कुछ और पढ़ने का है या मतलब अभी क्या प्लान है तुम्हारे? सर अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है बट देखेंगे कि क्या करना है आगे का। अच्छा, और जैसे एक और है कि जैसे कोचिंग का टाइम 4 बजे होता है और उसके बाद फिर अपन जाने के बाद होमवर्क भी होता है, फिर संडे को टेस्ट भी होता है, तो ये चीज़ें मतलब बच्चे के हिसाब से लगता है कि मैनेज नहीं होता, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर वही 7 से 4 बजे तक कोचिंग में रहते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, तो मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मैं घर आके 1-1.5 घंटा आराम करूँ, अपना घर वालों से मिलो या जो भी हमको अच्छा लगता है वो करें, और फिर 2-3 घंटे या आप जितना भी निकाल सकते हैं वो अपन रिवीजन में और जो होमवर्क दिया उस पर कवर करें। अच्छा, बाकी मतलब जैसे आपके ऐसा थोड़ी होता था कि आज पढ़ाया उसका होमवर्क नहीं करते थे, बैकलॉग हो जाता था, या वो आप कवर कर नहीं, लेते? काफ़ी बार तो ऐसा होता था कि हो जाता था, लेकिन कई बार किसी सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा होमवर्क मिल गया या कुछ कवर नहीं हो पाया तो उसको नेक्स्ट डे या विद इन अ मतलब वीक कवर छोड़ते नहीं थे करें। उसको? छोड़ते नहीं थे सर। उसको छोड़ते नहीं थे। और एग्जाम में तुम्हारी अप्रोच क्या रहती है, चीज़ों को छोड़ना है सब कवर करना, मतलब सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है सब कवर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें सिलेक्टेड पढ़ाई नहीं कर सकते। और मेरी अप्रोच यही रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करूँ, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए और मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। दिनेश, तुम्हारे जैसे इंटर में भी रैंक थी, फाइनल में भी रैंक है, और मैं तुम्हारी जब कॉपी देखता था तो तुमको हमेशा बोलता था कि तुम्हारी रैंक 100% आएगी, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। तो तुमने प्रेजेंटेशन के लिए कोई स्पेशल वर्क है या मतलब क्या, मतलब कैसे बच्चों को हम अच्छा लिखे, ये कैसे रहता था मतलब? सर मेरी प्रेफरेंस वही रहेगी कि जितना लिख के प्रैक्टिस होता है और हम जितना खुद से लिख के प्रैक्टिस करते हैं उसी में अपना जो प्रेजेंटेशन है बेटर से बेटर होता जाता है। और मोस्टली जो टेस्ट सीरीज होती है, जो हम टेस्ट देते हैं, उससे हमें पता पड़ता है, सर टीचर्स गाइडेंस देते हैं कि आप ये क्वेश्चन को ये अप्रोच से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और फॉर्मेटिंग वगैरह सब ध्यान में आ जाती है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने से वो फिनिशिंग भी आ जाता है, जिससे कि एक कंप्लीट आंसर तैयार होता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू दिनेश, आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। ओके।